नमस्ते। आज हम 10वीं के पाठ्यक्रम में सम्मिलित पद परिचय विषय का अध्ययन करेंगे। पद परिचय, परिचय अर्थात किसी के बारे में जानना या बताना, इंट्रोडक्शन। जब हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो उसका परिचय लेते हैं और अपना परिचय देते हैं। परिचय के इस आदान प्रदान में हम एक दूसरे के नाम, पते, काम आदि विषय के बारे में जानते हैं, चर्चा करते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन में नए व्यक्तियों से पहचान बनाते हैं। व्याकरण के अंतर्गत पद परिचय इसी पहचान को आगे बढ़ाता है कि व्याकरण की दुनिया में भाषा से जान पहचान बनाने के लिए भाषा की छोटी से छोटी इकाई से परिचित होना आवश्यक है। आइए देखते हैं पद परिचय क्या है। आप सभी शब्द के बारे में जानते हैं। शब्द क्या है? एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को शब्द कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि हम बात कर रहे हैं एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि, अर्थात वह स्वतंत्र है। यदि हम एक शब्द बोल रहे हैं कमल, तो उसका अपना अस्तित्व है। हमारे मन मस्तिष्क में एक चित्र उभर कर आता है कि हम कमल के फूल की बात कर रहे हैं। यहाँ उदाहरण दिए गए हैं मनोज, बाजार, सामान आदि। इस प्रकार ये शब्द हैं। अब इन शब्दों को यदि हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं तो जैसे लिखा जाए मनोज बाजार से सामान लाया। यहां प्रयुक्त ये शब्द हैं क्योंकि ये स्वतंत्र हैं। मनोज, बाजार, सामान। अब इन्हीं शब्दों को हमने एक वाक्य का रूप दिया है, मनोज बाजार से सामान लाया। तो यहां प्रयुक्त मनोज, बाजार और सामान यही शब्द हैं, परंतु ये वाक्य में प्रयुक्त हुए हैं और वाक्य में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। इसलिए अब हम इन्हें पद कहेंगे जब ये वाक्य के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं। तो यहां प्रयुक्त मनोज, बाजार, सामान ये सभी शब्द शब्द न रहकर पद कहलाएंगे क्योंकि ये व्याकरण की इकाई द्वारा बंध गए हैं। उसी के अनुसार इनका प्रयोग किया गया है। शब्द या पद के दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी अर्थात जिसमें विकार किया जा सके, परिवर्तन किया जा सके। विकार अर्थात परिवर्तन। जब हम इनमें बदलाव ला सकते हैं, कोई परिवर्तन ला सकते हैं, किस कारण से? परिवर्तन किस आधार पर होगा? लिंग, वचन और कारक के आधार पर। लिंग, वचन और कारक के आधार पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है और इनमें परिवर्तन हम लिंग, वचन और कारक के आधार पर करते हैं। जैसे विशेषण यदि हम प्रयुक्त कर रहे हैं उदाहरण के लिए कि मोहन ने अच्छा लेख लिखा या सीता ने अच्छी कहानी लिखी, तो अच्छा, अच्छी हमने विशेषण में परिवर्तन किया। किस आधार पर? उसके लिंग के आधार पर। इसी प्रकार लिंग, वचन और कारक के कारण जो परिवर्तन होता है वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के अंतर्गत हो सकता है। इसीलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं, अर्थात जिनमें परिवर्तन किया जा सके। अब चर्चा करते हैं अविकारी। अ अर्थात बिना। किसके बिना? विकार के बिना, जिनमें परिवर्तन ना हो, परिवर्तन के बिना प्रयुक्त होने वाले। जिन शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, ये शब्द अविकारी कहलाते हैं। जैसे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मय आदि बोधक। तो ये शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते, जैसे ये सभी हम आगे चर्चा करेंगे एक एक करके।
इन शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त कर रहे हैं तो ये पद कहलाएंगे, और शब्द जब तक वाक्य में प्रयुक्त नहीं किए जाते तब तक स्वतंत्र हैं और इन्हें प्रयुक्त करने पर ये लिंग वचन कारक क्रिया के नियमों से अनुशासित होते हैं और व्याकरण में बंधने के कारण शब्द शब्द न रहकर पद कहलाते हैं। इस प्रकार आपने अंतर समझा कि शब्द क्या है और पद क्या है। अब वाक्य में पद की स्थिति बताकर उसके भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक आदि की जानकारी दी जाती है। इसे ही पद परिचय कहते हैं। तो इन पदों का व्याकरणिक परिचय, जैसे मोहन बाजार से सामान लाया, इस प्रकार किसी भी वाक्य में प्रयुक्त पदों का परिचय देना कि वो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, उसके किस भाग से लिया गया है, कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है, कारक की कौन सी विभक्ति है। इस आधार पर जब हम इन पद का परिचय देते हैं तो उस परिचय से ही हमें पता चलता है कि वो व्याकरण के किस भाग के अंतर्गत है, और यही प्रक्रिया पद परिचय कहलाती है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. आइए देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा के 3 भेद हैं मुख्य रूप से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, जैसे राधा, रमेश। तो इस प्रकार ये व्यक्ति विशेष की ही बात की जा रही है यहाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है प्रॉपर नाउन। फिर दूसरा है भेद इसका जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक अर्थात कॉमन नाउन, जो एक जाति से संबंधित है, एक समूह से संबंधित है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संपूर्ण जाति। जैसे उदाहरण दिए गए हैं अध्यापक और लड़का। तो लड़का से संबंध किसी एक विशेष लड़के से ना होकर सभी पूरी जाति से है। अध्यापक से संबंध किसी एक विशेष अध्यापक से ना होकर पूरे अध्यापक वर्ग से है। फिर तीसरा भेद है भाववाचक। भाववाचक अर्थात एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जब गुण, दोष, मन के भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे जो हमारे मन में भाव पैदा कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें एक भावना मन में जागृत हो रही है, उसकी वही है भाववाचक संज्ञा। जैसे सुंदरता और बचपन, ये एक भाव है, एक फीलिंग है। अगला इसका हम भेद करेंगे संज्ञा के अंतर्गत ही लिंग। लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, 2 प्रकार के लिंग हैं हिंदी भाषा के अंतर्गत, मैस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर। इस आधार पर हम बताएंगे कि जो पद लिया गया है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। फिर तीसरी हम चर्चा करेंगे वचन की। वचन यानी कि नंबर, एक वचन और बहुवचन, 2 प्रकार के वचन हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। इस आधार पर हम संख्या बताएंगे कि वो एक वचन है या बहुवचन है। एक अन्य भाग हम इसके अंतर्गत बताते हैं जो कि है कारक। कारक अर्थात केस। अब किस प्रकार की कारक विभक्ति का प्रयोग हुआ है, इसके विषय में हम जानेंगे। कारक क्या है? कारक के 8 भेद हैं।
कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब किस आधार पर हम इनकी पहचान कर सकते हैं? कर्ता अर्थात क्रिया को करने वाला। जब क्रिया को करने वाला है तो उसे हम कर्ता कहेंगे, वो कर्ता कारक के अंतर्गत आएगा। अब कर्ता की पहचान किस प्रकार से होगी? उसके साथ कौन सा परसर्ग प्रयुक्त होगा? परसर्ग अर्थात विभक्ति। कौन सी विभक्ति उसके साथ प्रयुक्त होगी? शून्य की स्थिति भी हो सकती है जब कर्ता के साथ कोई चिन्ह ना लगा हो, या ने, जैसे यहां माधव, माधव ने, माधव काम कर रहा है तो यहां प्रयुक्त माधव शब्द कर्ता है। माधव ने काम किया तो यहां पर प्रयुक्त माधव ने भी कर्ता की ही पहचान कराता है। यदि हम कौन और किसने प्रश्न करें तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा कर्ता कारक होगा। फिर दूसरा है कर्म। जिस पर क्रिया का फल पड़े, जिस पर क्रिया का फल पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है वह कर्म कारक की स्थिति है। इसके लिए भी परसर्ग शून्य हो सकता है या को का प्रयोग होगा। जैसे क्या या किसको प्रश्न करें पहचान के लिए तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह होगा कर्म कारक। जैसे उदाहरण दिए गए हैं, कहानी, क्या सुनाई? कहानी सुनाई। मां ने पुत्र को कहानी सुनाई, तो क्या सुनाई? कहानी। किसको सुनाई? पुत्र को। तो यहां पर कहानी और पुत्र किस कारक के अंतर्गत आते हैं? कर्म कारक के अंतर्गत, क्योंकि यहां पर क्रिया का फल कहानी और पुत्र के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है, इस आधार पर ये कर्म कारक है। फिर अन्य है करण कारक। करण अर्थात क्रिया करने का साधन, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही है। से, के द्वारा या द्वारा परसर्ग इसमें प्रयुक्त होते हैं। क्या और किसके द्वारा प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होता है वह करण कारक की पहचान कराता है। जैसे मोहन बस से दिल्ली गया, तो यहां बस से, बस एक साधन के रूप में प्रयुक्त हो रही है। मोहन बस से दिल्ली गया, तो यहां प्रयुक्त बस से किस कारक के अंतर्गत है? करण कारक के अंतर्गत। और राधिका पेन द्वारा पत्र लिखती है, तो पेन द्वारा किसके द्वारा कार्य किया गया? यही करण कारक के अंतर्गत आएगा, अर्थात किस साधन से, किस सोर्स से क्रिया की पूर्ति हुई है, क्रिया की गई है। अगला भेद है संप्रदान। जिसके लिए क्रिया की जाए, जिसके लिए, इसके परसर्ग भी के लिए और को प्रयुक्त किए जाते हैं। को में ध्यान देने की बात है कि को का प्रयोग यहाँ कर्म कारक के अंतर्गत भी हो रहा है और को का प्रयोग यहाँ संप्रदान कारक के अंतर्गत भी हो रहा है। अब इन दोनों में अंतर क्या है? यहां पर भी हमें को दिखाई दे रहा है तो हम कह देंगे कि कर्म कारक है, फिर यहां पर भी है को तो कहा जा सकता है कि संप्रदान कारक है। लेकिन इन दोनों में अंतर है, परिस्थितियों में अंतर है, क्योंकि यहां पर को क्रिया के फल को दर्शा रहा है कि इसके ऊपर क्रिया का फल दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर पड़ रहा है। संप्रदान कारक के अंतर्गत जब हम को का प्रयोग करेंगे तो वो के लिए के आधार पर ही होगा। जैसे मां ने भिखारी को वस्त्र दिए, तो यहां भिखारी को का प्रयोग तो हुआ है, परंतु वो क्या है? भिखारी के लिए वहां पर छिपा हुआ है, एक अप्रकट रूप से वहां के लिए ही हमें समझ में आ रहा है, इसलिए को यहां पर संप्रदान कारक के अंतर्गत आएगा। अपादान कारक, जिससे अलगाव हो, जिसका परसर्ग है से। अब फिर एक ध्यान देने की बात है कि यहां पर करण के अंतर्गत भी हमने से का प्रयोग किया और अपादान के अंतर्गत भी से परसर्ग का प्रयोग किया। फिर दोनों में क्या अंतर है कि कहां पर से प्रयुक्त होगा तो हम कहेंगे कि करण कारक है, और किस स्थान पर से प्रयुक्त होगा तो हम कहेंगे अपादान कारक है। देखिए, करण कारक में क्रिया करने के साधन के विषय में बात हो रही है कि क्रिया किसके द्वारा हुई, किस साधन के द्वारा, किस सोर्स के द्वारा आपने क्रिया की। अपादान कारक के अंतर्गत
से का प्रयोग होना अलगाव की स्थिति को दर्शाता है, जिससे अलगाव हो। अलगाव मतलब अलग होना हो, अलग होने की स्थिति में। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पर पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, ऐसी स्थिति अलगाव की स्थिति है। और यहाँ पर प्रयुक्त पेड़ से पत्ते गिरते हैं में पेड़ से अपादान कारक होगा, करण कारक नहीं होगा, क्योंकि वहां क्रिया करने का साधन नहीं दर्शाया जा रहा, अपितु एक अलगाव की स्थिति है, अलग होने की स्थिति है। इस आधार पर पेड़ से पत्ते गिरते हैं में अपादान कारक का प्रयोग होगा। अगला कारक देखते हैं, संबंध कारक। वाक्य में अन्य पदों से संबंध दर्शाने वाला। संबंध अर्थात रिलेशन। जब एक रिलेशन पता चल रहा है वाक्य के अन्य पदों के साथ, जिन शब्दों द्वारा हमें एक संबंध की स्थिति पता चल रही है, वही संबंध कारक के अंतर्गत आएगा। इसके लिए परसर्ग हैं का, के, की, ना, ने, नी या रा, रे, री। तो इसकी पहचान के लिए शब्द होंगे किसका, किसके और किसकी। क्रिया के साथ यदि हम किसका, किसके, किसकी प्रयोग करें तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह होगा संबंध कारक। जैसे ईशा का भाई आकाश पढ़ता है। अब यहाँ पर ईशा का की स्थिति है, यानी ईशा का भाई, संबंध दर्शाया जा रहा है ईशा का उसके भाई के साथ। इस आधार पर यहाँ संबंध कारक है। अपना काम कर, अपनी पुस्तक लाओ। अपनी का पुस्तक के साथ संबंध है कि वो उसी की पुस्तक है। अपनी पुस्तक लाओ, एक संबंध दर्शाया जा रहा है। इस आधार पर यह कारक संबंध कारक होगा। फिर अन्य है अधिकरण कारक। क्रिया का आधार क्या है, किस आधार पर क्रिया हो रही है। में और पर इसके परसर्ग हैं। किस में क्रिया हो रही है, किस पर क्रिया हो रही है, ऐसी स्थिति में अधिकरण कारक दर्शाता है। जैसे मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक कहां पर है, मेज पर। तो यहाँ मेज पर एक क्रिया का आधार दर्शा रहा है और इस आधार पर यह अधिकरण कारक की स्थिति होगी। फिर एक अन्य है संबोधन। संबोधन, यदि हम किसी को संबोधित कर रहे हैं, इनके लिए परसर्ग हैं हे, अरे। जैसे कहा जाए हे ईश्वर, हे प्रभु, अरे मोहन, तो इस प्रकार प्रयुक्त पद संबोधन के अंतर्गत आएंगे, ये संबोधन कारक होगा। आइए अब हम जानते हैं इसका विस्तार। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि के स्थान के विषय में, जैसे राधा या रमेश। जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि की संपूर्ण जाति के आधार पर, जैसे अध्यापक और लड़का। फिर है भाववाचक, गुण, दोष, मन के भाव, अवस्था, दशा आदि का बोध कराने वाले शब्द, जैसे सुंदरता और बचपन। फिर लिंग के अंतर्गत पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, वचन के अंतर्गत एक वचन और बहुवचन, कारक के अंतर्गत कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये सभी कारक जिनके विषय में हमने अभी विस्तार से जाना। और संबंध, पद का क्रिया और अन्य पदों के साथ क्या संबंध है, ये भी दर्शाया गया है। अब उदाहरण दिया गया है यहाँ, श्वेता कहानी लिखती है। इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं श्वेता और कहानी, कुछ मोटे शब्द उभरे हुए हैं यहाँ। इन्हीं शब्दों का हम इन पद परिचय करेंगे, ये पद के आधार पर इनका वर्णन करेंगे। श्वेता नाम है, संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब यदि एक विशेष नाम हम यहाँ पे प्रयोग कर रहे हैं तो यह है व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक प्रॉपर नाउन दर्शाई जा रही है, यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और श्वेता, जैसा कि हमें नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ये एक लड़की का नाम है, इस आधार पर हम कहेंगे कि ये स्त्रीलिंग है। फिर एक वचन है, क्योंकि एक ही लड़की की बात हो रही है, श्वेता की बात हो रही है, तो यह है एक वचन। और ये स्वयं करता है, क्योंकि ये काम कर रही है, क्रिया को कर रही है। श्वेता कहानी लिखती है, वो लिखने का काम कर रही है, लिखती है। कर्ता की क्रिया की कर्ता, लिखती है क्रिया की कर्ता कौन है, श्वेता। तो इस प्रकार यदि आपके पास
ये वाक्य आए और श्वेता कहानी लिखती है, इस प्रकार के वाक्य में श्वेता पद का परिचय दिया जाएगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे किस प्रकार की संज्ञा है, फिर लिखा जाएगा लिंग कौन सा है, फिर वचन कौन सा है, कौन से कारक का प्रयोग हुआ है, किस प्रकार की क्रिया की गई है, ये सभी इसके अंतर्गत बताया गया है। ये एक पद का परिचय इस प्रकार दिया जाएगा कि उस भाषा के व्याकरण के अंतर्गत एक एक उस पद में प्रयुक्त किस व्याकरणिक इकाई का प्रयोग किया गया है, किस व्याकरण के भेद का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। दूसरा देखिए कहानी। अब कहानी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत है क्योंकि वो कॉमन नाउन है, कोई भी कहानी हो सकती है। फिर स्त्रीलिंग है, कहानी पद स्त्रीलिंग है। एक वचन है क्योंकि कहानियां या कहानियों प्रयुक्त नहीं हुआ, यहाँ कहानी पद का प्रयोग किया गया है, इसलिए एक वचन। फिर ये कर्म कारक है। कर्म कारक किस प्रकार है? क्रिया का कर्म है, क्योंकि हम क्या लगाकर प्रश्न करें, कर्म कारक कैसे पता चलेगा? जब हम क्या लगाकर प्रश्न करें तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह कर्म कारक है। तो श्वेता क्या लिखती है? कहानी लिखती है, तो कहानी इस प्रकार यहाँ कर्म कारक है। आप देखेंगे कि यहाँ परसर्ग को का प्रयोग नहीं हुआ, को परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, परंतु ये कर्म कारक है क्योंकि यहाँ अप्रकट रूप से को विद्यमान है। क्योंकि अगर हम सोचेंगे श्वेता कहानी लिखती है यानी श्वेता कहानी को लिखती है, तो इस आधार पर कर्म कारक लिखती है और क्रिया का कर्म है कहानी। एक अन्य उदाहरण हम देखते हैं, बुढ़ापा दुखों का घर है। तो यहाँ प्रयुक्त बुढ़ापा, दुखों का और घर तीनों पदों का परिचय लिया गया है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्ता है, क्रिया का कर्ता है। बुढ़ापा यहाँ एक कर्ता के रूप में भी प्रयुक्त हुआ है, जो कि है क्रिया का कर्ता माना गया है। फिर अन्य पद है दुखों का। दुख, दुख भी एक भाववाचक संज्ञा है, तो दुखों का भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग, बहुवचन, क्योंकि यहाँ दुख नहीं दुखों प्रयुक्त हुआ है, तो दुखों बहुवचन। फिर का, संबंध को दर्शाने वाला, जो कि आपका था का के की, यहाँ पर का प्रयोग हुआ है परसर्ग का, तो संबंध कारक है। फिर अन्य है घर। घर जातिवाचक संज्ञा, पुल्लिंग और एक वचन। इस आधार पर हम पद परिचय करेंगे, अर्थात किसी भी पद का एक पोस्टमार्टम कर देना, उसके विषय में हर चीज बता देना कि वो कहां से किस आधार पर और क्यों प्रयुक्त हुआ है, यही हमारा पद परिचय है। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.